अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत काज़मी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। शो में आज हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी की और क्योंकि सेमीफाइनल्स का आगाज़ होने जा रहा है कल से और कल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें जो है वो मद्दे मुकाबिल होंगी अबू धाबी के स्टेडियम में, जबकि परसों जुमेरात के दिन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा दुबई में। और टीमों की तैयारियां कैसी हैं और किस तरीके से मुकाबले होंगे उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे और साथ में कुछ हम बात करेंगे दौरा ऑस्ट्रेलिया का जो पाकिस्तान का दौरे का ऐलान किया है उसके ऊपर भी हम कुछ बात करेंगे। और दौरे के ऐलान को अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे हैं और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जो है वो खिलाड़ियों की जानिब से कुछ एतराज़ात उठना पहले से शुरू हो चुके हैं। और साथ में हम कुछ बात करेंगे इंग्लिश क्रिकेट चीफ के दौरे पाकिस्तान की भी, और वो पाकिस्तान का इस वक्त दौरा कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो ताल्लुकात ख़राब हुए सीरीज़ कैंसिलेशन के बाद उसको रिपेयर किया जाए, उसको मेंड किया जाए, इस बारे में भी बात होगी। और साथ में हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान के दौरे बांग्लादेश के स्क्वाड के बारे में भी, और स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। T20 वर्ल्ड कप के फौरी बाद पाकिस्तान की टीम ढाका रवाना होगी जहां पर T20 सीरीज खेली जाएगी, उसके बाद टेस्ट मैचेस भी होंगे। तो इन तमाम तर मामलों पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट हैं जनाब सैयद हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब, वेलकम टू द शो। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा क्योंकि ऑब्वियसली हम काफ़ी अरसे से पाकिस्तानी टीम को फॉलो करते आ रहे हैं। नेशनल T20 कब हुआ, फिर सीरीज़ कैंसिल हुई, उसके बाद पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए जो है वो मुत्तहदा अरब इमारात पहुंचा। ओवरऑल अगर हम बात करें अब तक आपको जो टीम का कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आया, टीम की जो एक फॉर्मेशन हुई, किस तरीके से देख रहे हैं उसको? टीम की फॉर्मेशन तो बहुत अच्छी हो गई है और इस पे काफ़ी लोग परेशान भी थे क्योंकि जब से पाकिस्तान ने पिछले एक साल से अपनी क्रिकेट की एक्टिविटीज़ बाकायदा शुरू की थी कोरोना के बाद, तो कुछ ओपनिंग में और मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम्स आ रही थी। ओपनिंग का तो खैर बाबर आजम और रिजवान ने मसला हल कर लिया था, लेकिन मिडिल ऑर्डर में काफ़ी परेशान थे क्योंकि मिडिल ऑर्डर सक्सेसफुल नहीं था, वो रन्स करके नहीं दे रहा था। ये परेशानी टीम को काफ़ी थी, लेकिन हमने पहली बार इस वर्ल्ड कप में देखा है कि मिडिल ऑर्डर ने भी प्रोड्यूस किया है, उन्होंने भी इसमें अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। उन्होंने रन्स किए हैं, आसिफ अली ने रन्स किए हैं, शोएब मलिक ने किए हैं, हफीज ने किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि टीम अब काफी फॉर्म हो गई है, काफी एक फॉर्मेट जो होना चाहिए टीम का वो बन गया है। एक अच्छी टीम का फॉर्मेट यही होता है कि आपका ओपनिंग मिडिल ऑर्डर आपस में कंबाइन होकर खेले और उसके साथ फिर जब बाद में ऑलराउंडर्स और बॉलर्स होते हैं वो फिनिशिंग करते हैं। तो ये पाकिस्तानी टीम का जो इस वक्त फॉर्मेट है ये सबसे जबरदस्त है और इस फॉर्मेट की वजह से ही पाकिस्तान इस वक्त इतना आगे पहुंचा है। अदरवाइज पाकिस्तान इतना आगे नहीं पहुंच सकता था क्योंकि पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम काफी सालों से चल रही थी कि जैसे ही ओपनिंग नाकाम होती थी तो मिडिल ऑर्डर भी घबरा जाती थी और फिर रन्स नहीं होते थे और पाकिस्तान टीम जो है वो मैच हार जाती। लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ क्योंकि इसको बाबर आजम को हमें दाद देनी चाहिए कि उन्होंने एज ए कप्तान इस मुश्किल मौके पर अपने आप को हैंडल किया, अपने आप को मैनेज किया कि वो ओपनिंग भी करें और टीम को संभालें। तो ये बहुत अच्छी बात है, ज्यादातर लोग जो है घबरा जाते हैं इस सिचुएशन से। तो फॉर्म बहुत अच्छी फॉर्म हो चुकी है पाकिस्तान टीम। लेकिन अगर पाकिस्तान टीम को आगे ले जाना है तो पाकिस्तान को ये भी सोचना होगा शोएब मलिक हफीज अब ज्यादा नहीं खेल सकते हैं, आपको मिडिल ऑर्डर जो है दोबारा रीशफल करना पड़ेगा, ये सोचना जरूरी है। बिल्कुल, आइंदा की जो प्लानिंग है वो बहुत ज़रूरी है। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब अवैस तौहीद साहब। अस्सलाम वालेकुम अवैस साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगा और मैं जानना चाहूँगा कि हमने शोएब मलिक को इनिशियली टीम के अंदर सेलेक्ट नहीं किया था और एक बहुत ही अच्छे यूज़फुल एडिशन साबित हुए वो इस वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान के लिए। क्या कहेंगे ओवरऑल टीम सिलेक्शन के ऊपर आप? देखिए वजह, मेरा मानना यह है कि शोएब मलिक जाहिर बात है यूए की विकेट पे तो सोना है और ओल्ड इज गोल्ड जैसे कहते हैं और पुराना चावल जो है उसका तो कोई नमूल बदल ही नहीं है और खास तौर पे क्रिकेट में तजर्बे पे यूए की विकेटें थोड़ा नीचे बाउंस है, स्पिनिंग अगर विकेट्स हैं थोड़ा ग्रिप करता है। तो शोएब मलिक स्पिनर्स को तो शुरू से ही अपने करियर के शुरू से ही अच्छा खेलते हैं। हाँ, जहाँ पे झिझकते हैं जिसकी वजह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट भी अपना छोड़ी कि वो शॉर्ट पिच पे या बाउंसी विकेट पे वो इतना इफेक्टिव नहीं रहे हैं। और जाहिर बात है कि अब वो एक अच्छे नोट पे खत्म करना चाहते हैं, एक अच्छे एक ऐसे हाई नोट पे खत्म करना चाहते हैं कि अपने करियर को जो 1999 से 99 से अब तक है, तो 22-23 साल हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि शोएब मलिक का तो कोई नमूल बदल नहीं, दूसरा हफीज भी। और हफीज और शोएब मलिक की जाहिर बात है कि आखिरी टूर्नामेंट समझ के ही आप इनको आगे चले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस
इस पूरी टीम के अंदर हम लोगों को भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे कि क्या ये विनिंग कॉम्बिनेशन है या नहीं है, क्या फ़खर जमान को ओपनिंग पे जाना चाहिए, बैट्समैन शर्जील को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, शादाब को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो एक 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 परिवार या एक खानदान, एक फैमिली यूनिट की तरह हुआ है, जो मैं समझता हूँ कि अगर अभी भी ऑन अ पीस ऑफ पेपर आप देखें तो इंग्लैंड की टीम, मुझे लगता है एज ए क्रिकेटिंग ऑब्जर्वर, मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान से भी अच्छी टीम होगी। लेकिन एक फैमिली यूनिट के तौर पे, एक विनिंग कॉम्बिनेशन के तौर पे, कि जहां पर हम हमेशा यही गिला करते थे अपनी टीम से कि भाई जो जा रहा है चौथे नंबर पे, जो पांचवें नंबर पे, या जो फिनिश करने वाला है, फिनिशर है, उसको ये नहीं पता, उसको जॉब का नहीं पता। तो वो अब एक लगता है कि खानदान में हर फर्द को ये पता है कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने निभानी है। और फिर दूसरा मुझे लगता है वजाहत के डसे हुए भी थे, और डसे हुए थे इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ से, डसे हुए थे। और एकदम आपको देखिए, स्पोर्ट्समैन जो है उसका तो जिंदगी और मौत का सवाल होता है। ये आखिरी बॉल या चौका या छक्का जो है लगना, ये तमाशाई उस वक्त तालियां बजा लेते हैं या आंसू बहा लेते हैं या गालियां दे देते हैं, लेकिन जो खिलाड़ी है प्रोफेशनल, उसके लिए तो ये लाइफ और डेथ का मसला होता है, उसकी उसकी रोजी रोटी का मसला है, उसका उठना बिछोना ही है। तो मुझे लगता है जब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने जिस तरह धोखा दिया, दगा दी, और उसके बाद मुझे लगता है कि टीम के अंदर एक जज्बा आया, और वो जज्बा हमने देखा कि इंडिया के मैच में जैसे ही वो क्लिक किया, तो उसके बाद तो फिर पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। फिर न्यूजीलैंड के अंदर आसिफ आ गए, फिर अफगानिस्तान में 4 छक्के एकदम आसिफ अली ने मार दिए। अब देखिए कि प्लेयर ऑफ द मंथ उनको अवार्ड मिल गया आईसीसी की तरफ से। तो इंडिया की टीम भी हमें लगती थी वर्ल्ड कप से पहले कि बहुत अच्छी टीम है। अब वो बहाने 10 बना लें कि जी आईपीएल जो है वो यू टर्न ले लें कि जी आईपीएल हमारे पहले तो हमारे लिए बड़ा एज था, एसेट था, और अब जो है वो हम पे बोझ हो गया, हम थक गए, हार गए। लेकिन उनका फैमिली यूनिट काम नहीं कर सका, ना उनकी कप्तानी काम कर सकी, और इतना कंफ्यूज हो गए वो पहला मैच हारने के बाद पाकिस्तान से कि फिर वापस आ ही नहीं सके टूर्नामेंट में। मैं समझता हूँ कि मुकाबले बड़े जोरदार होंगे। हाँ, ये जरूर मानना होगा कि हमें साइकोलॉजिकली हम ऑस्ट्रेलिया से हमेशा थोड़ा झिझकते हैं। तो हेजलवुड है, कमिंग्स है, मिचेल स्टार्क इतनी फॉर्म में नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैम्पा और मैक्सवेल को जरा बनाना चाहिए, पहले से टारगेट करना चाहिए कि यार इसके अंदर ये मारेगा हफीज और शुएब मलिक इसको हैंडल करेंगे। आसिफ हमें पता है कि स्पिनिंग उस पर जरा वीक है। तो ये देखना पड़ेगा कि हम उस साइकोलॉजिकल बैरियर को सेमीफाइनल में भी खत्म करते हैं। और अगर खत्म कर दिया, ऑस्ट्रेलिया को अगर हरा दिया हमने, और हम हरा चुके हैं यूए की विकेट से, तो फिर फाइनल के अंदर तो बहुत ही टक्कर का मुकाबला होगा। और लगता मुझे ऐसा ही है कि इंग्लैंड और पाकिस्तान का फाइनल होने वाला है। रोल्स बिल्कुल बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड इस वक्त पाकिस्तानी टीम के अंदर नज़र आ रहे हैं। हैदर साहब, जिस तरीके से अवैस साहब ने जिक्र किया है कि पाकिस्तान को कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर एक बीच में रहेगा, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा जुमेरात के दिन जो सेमीफाइनल खेला जाएगा, तो उसके अंदर आप पाकिस्तान को ऐसा क्या एक कुछ डिफरेंट करना होगा कि जो हम वर्ल्ड कप के अंदर स्पेशली अगर सेमीफाइनल्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से जो है वो हमारा रिकॉर्ड कुछ इतना अच्छा नहीं रहा। तो इस मरतबा क्योंकि अगर हम कुछ बात करें 2010 के टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की, माइक हसी ने छक्के लगा के सईद अजमल को भी जो है वो उस मैच में ऑस्ट्रेलिया को कामयाबी दिलवाई थी। तो इस साइकोलॉजिकल बैरियर को ओवरकम करने के लिए पाकिस्तानी टीम को क्या डिफरेंट करना होगा? लेकिन पाकिस्तान टीम को इस वक्त अगर साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है, उसको बैरियर को अगर उनको कम करना है, तो उसका एक ही तरीका है, सिर्फ कि अटैकिंग क्रिकेट खेलना। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो हमेशा, जैसी भी सिचुएशन हो, जैसा भी मैच हो, चाहे फाइनल हो, सेमीफाइनल हो, या ग्रुप का मैच हो, या कोई नॉर्मल सीरीज का मैच हो, वो हमेशा अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। एक अटैकिंग क्रिकेट खेलने वाली टीम के साथ आपका बिहेवियर जो है अटैकिंग होना चाहिए। आपको पावर प्ले, देखें अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं, पावर प्ले यूज नहीं हुआ है। पाकिस्तान का पावर प्ले में इतना अच्छा स्कोर नहीं था। ठीक है, दुबई की पिचेस पे, यूएई की पिचेस पे बैटिंग इतनी आसान नहीं है, बॉल जो है रुक कर आता है, बॉल ग्रिप होता है, और बैट्समैन जो है वो फिर सोचता है कि मैं अगर ज्यादा तेज खेलने की कोशिश करूं तो हो सकता है मैं मिस करूं, आउट हो जाऊं। ये प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन फिर भी पावर प्ले में आप देखें, दूसरी टीमों ने 70 और 80 रन तक किए हैं। इंडिया ने 6 ओवर्स में 89 करके मैच जीता है। तो पाकिस्तान के ओपनर्स जो हैं वो, चूंकि प्रॉब्लम ये है कि वो बैकबोन है पाकिस्तान की,
वही मैच बचाने वाले भी हैं, वही मैच जितवाने वाले भी हैं। तो अब इस सूरत हाल में पावर प्ले को यूज नहीं कर पाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपको पावर प्ले बहुत अच्छी तरह यूज करना होगा। अगर आपने उनके खिलाफ पावर प्ले यूज कर लिया तो वो टीम खुद दबाव में आ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम पिछले एक साल से काफी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो लोअर परफॉर्मेंस रही है। बांग्लादेश में वो सीरीज हार गए, ठीक है, वहाँ उनके कुछ बड़े प्लेयर्स नहीं गए थे, लेकिन बहरहाल एक टीम तो गई थी, एक नेशनल कैरियर टीम तो गई थी। तो उस टीम का हारना एक साइकोलॉजिकल एक बूम होता है किसी भी टीम के लिए, हारना या जीतना। तो वहां पे वो हारे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो टीम अभी भी उस ट्रैक पे नहीं आई है जहां पे वो हर टीम को हरा सके। और अभी इस वर्ल्ड कप में भी उन्होंने नीचे से ऊपर का सफर किया है। पहले मैचेस में वो इतना अच्छा नहीं खेले, डेविड वार्नर पहले मैच में नहीं खेले, आखिरी मैच में वो 89 कर गए। तो इसका मतलब है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने ट्रैक पर आ रहे हैं। पाकिस्तान ने अपना ट्रैक जो है शुरू से एक परमानेंट ट्रैक रखा है। पहला मैच ही उन्होंने इंडिया से इतना कन्विंसिंग खेला है कि पाकिस्तान टीम सबसे बड़ी टीम बनकर सामने आ गई। पहले मैच के बाद ही पाकिस्तान हॉट फेवरेट बन गई थी। हालांकि ये वही टीम थी जो वर्ल्ड कप से पहले लोग ये कह रहे थे कि सेमीफाइनल की नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि न्यूजीलैंड और इंडिया इस ग्रुप में थे, तो हर एक ये कह रहा था। लेकिन पाकिस्तानी बैट्समैनों ने, बॉलरों ने अपनी परफॉर्मेंस से दुनिया को हैरान कर दिया। यही चीज आपको फाइनल सेमीफाइनल में लेके जानी है। आपने वहां पे जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी, ये तो डिसाइडेड है। क्योंकि दुबई की पिच जो है उस पर बॉल बाद में जो है थोड़ा सा ग्रिप होती है। तो ये इसलिए पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है टॉस हारने के बाद, तो पाकिस्तान को पावर प्ले बहुत अच्छा यूज करना चाहिए। अगर आप 170 180 तक स्कोर ले आते हैं तो इट मींस दैट आप थोड़ा सा प्रेशर इंडिया ऑस्ट्रेलिया पर डाल देंगे। और ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर पहले बैटिंग करती है तो पाकिस्तानी बॉलर्स को वार्नर को पकड़ना होगा, क्योंकि वार्नर अगर हाथ से एक दफा निकल गया तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी को जो है पाकिस्तान को सेमीफाइनल के अंदर लेकर जाना होगा, और अगर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देनी है तो पावर प्ले का इस्तेमाल जो है वो हमारे बैट्समैनों को बेहतर बनाना होगा, ताकि एक अच्छा स्कोर सेट किया जा सके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और गुफ्तगू को यहाँ पे जारी रखेंगे, वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस की, और सेमीफाइनल के अंदर पाकिस्तान को क्या डिफरेंट करना होगा। और आप कुछ बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के दौरे पाकिस्तान की, और दौरे को अनाउंसमेंट को 24 घंटे भी नहीं गुजरे, उनके जो टेस्ट कैप्टन है टिम पेन, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया और उन्होंने कहा कि अब कुछ खिलाड़ियों को पाकिस्तान का दौरा करने में तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि जब वो 2017 में वर्ल्ड 11 का हिस्सा बनकर उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था तो वो किन मराहिल से उनको गुजरना पड़ा, और उन्होंने उसको एक अच्छे और बुरे अल्फाज दोनों में याद किया। वैसा अब आपकी तरफ मैं आऊँगा, किस तरीके से देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के दौरे पाकिस्तान को? बहुत बहुत बड़ी बात है जी। देखिए, बात यही होती है कि मैदान में जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो फिर बड़ी टीमों को इनकार करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और वहाँ के जो क्रिकेटिंग फैंस हैं, क्रिकेटिंग ऑब्जर्वर्स हैं, वो खुद एक पुश करते हैं। तो आप एक एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेते हैं अपने 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 आर्ट और अपने गेम के थ्रू उस दूसरे मुल्क में। और जाहिर बात है कि पाकिस्तान ने अब इतना परफॉर्म किया है इस वर्ल्ड कप के अंदर, तो जाहिर बात है कि बड़ी टीमें, चाहे वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, तो वो तो उन्होंने आना है। और उनके आने से हमें बड़ा फायदा है। हम इसमें कोई भी कीड़ा निकालें या कोई भी इसमें मीन निकालने की कोशिश करें, वो जचेगी नहीं बात। ऑस्ट्रेलिया की टीम आप देखें 23-24 साल के बाद आ रही है, और हमें यही गिला था। और हम जब से बड़े हुए हैं उस वक्त ही हम देखते हैं कि भाई डेनिस लिली है, मार्श है, थॉमसन है, 1980 में यहाँ पर आए हैं, किस तरीके से जेफ लॉसन यहाँ पर आया है, किस तरीके से यहाँ पे बोथम आया है, किस तरीके से जेफ बाइकॉट आया है। हम खुद नेशनल स्टेडियम में जाते थे, इनके ऑटोग्राफ लेना, इनको देखना। वो हमारे जो एस्पायरिंग क्रिकेटर्स होते हैं, टैलेंटेड क्रिकेटर्स होते हैं, उनके लिए बड़ी इंस्पिरेशन होती है कि वो सिर्फ उनको लाइव जब देखेंगे एक्शन के अंदर तो बड़ी बात होगी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की टीम वो वाली नहीं है जो स्टीव वॉ, मार्क वॉ, वो भी आए थे यहाँ पे। स्टीव वॉ है, मार्क वॉ है, मार्क टेलर है, माइकल क्लार्क है, फला। लेकिन उसके बावजूद इस टीम के अंदर काफी बड़ा वजन है और काफी बड़ा नाम है। और ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया का जो क्राउड है ना, वो बड़ा नॉलेजेबल क्राउड है क्रिकेट के बारे में भी और स्पोर्ट्स के बारे में।
स्पोर्ट्स लविंग नेशन कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा सख्त मुकाबला होगा और आए 2-4 खिलाड़ी, अगर बड़े नहीं भी आते कोई मसला नहीं है। लेकिन टिम पेन का मुझे लगता है, टिम पेन की तो पूरे फाल निकल गई थी टिम पेन की, कि जब स्टीवन स्मिथ वगैरह एक बड़े और वार्नर एक बड़े स्कैंडल के अंदर आ गए, बॉल टेम्परिंग पे पाबंदी लग गई, एक काला मल गई ऑस्ट्रेलिया के में, एक तरह से शोक का सा समा था जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो चीटिंग हुई है और उन इल्जाम में जब निकालना पड़ा। तो टीम को जो रीबिल्ड किया उन्होंने वो दो तरीके से किया। एक, उन्होंने कोच लैंगर को लेकर आए, जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे ओपनिंग, और जो अभी भी टीम का हिस्सा है, और पेन को उन्होंने सारी फॉर्म्स का कैप्टन बना दिया, जिस तरह मिसबा 2010 के अंदर बने थे, जब हमारे उस पर दाग लगा था सलमान बट, आसिफ और आमिर जो हरकत की थी फिक्सिंग की इंग्लैंड के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि अब टिम पेन कोई इतना कोई बड़ा परफॉर्मर नहीं है, लेकिन अब उसकी खुलाफाल निकला। अगर मुझे तो ये लगता है कि उसकी अपनी टीम में जगह बनती है नहीं बनती। वेड उससे अच्छा है। दूसरा जो एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, देखिए मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, जो बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है, बैटिंग बॉल अच्छी करते हैं, वो है यंग प्लेयर। तो खुद टिम पेन की जो जगह है वो भी बड़ी क्वेश्चनेबल है। लेकिन ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया का टूर ये न्यूजीलैंड के ऊपर भी एक थप्पड़ है। बराबर ही मुल्क है उनका, बराबर में ही है, पड़ोसी मुल्क है, और न्यूजीलैंड के ऊपर ये है कि देखो तुम वहां से धोखा देकर आए हो, हम वहां पे जा रहे हैं उस घर के अंदर। मैं समझता हूँ कि ये बहुत इट्स अ गुड ओमन एंड वी वेलकम दैट जेस्चर, और हम अप्रिशिएट करते हैं। और वो जब आएंगे तो यहाँ पे मेहमान नवाजी भी होगी, और अल्लाह करे कि जिस तरह सिक्योरिटी मुख्तलिफ टीमों को प्रोवाइड की है उसी तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। हम चाहते हैं कि बड़े प्लेयर्स यहाँ पर आए और हमारे यंग और टैलेंटेड जो खिलाड़ी हैं, जो बच्चे हैं, वो उन्हें देख के इंस्पिरेशन और उस तरह बनने की कोशिश करते हैं। 50,000 यहाँ पे रिकी पॉन्टिंग की तरह सांस लेते होंगे, उस तरह खड़े होते होंगे। हमने नौजवानी के जमाने में देखा दर्जनों कई सौ लोग डेनिस लिली की तरह भागते थे, थॉमसन की तरह भागता था। तो बात यह है कि ये सिर्फ अपने ही आइडियल्स नहीं होते, वसीम अकरम, वकार या इमरान या जो भी आप ले लें, लेकिन दूसरे प्लेयर्स को भी देख के होता है। और अब तो इट्स ग्लोबल विलेज है। मैं समझता हूँ कि हमें बड़ा फायदा है कि ये लोग आएंगे, शेन वॉर्न आए यहाँ पर कमेंट्री करे, लोग उसको वो किसी को टिप्स दे दे 4 लेग स्पिनर को, तो आप बताइए कितने लोगों के अंदर उम्मीदें बन जाएंगी। और हमारे मुल्क के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी, मैं समझता हूँ कि 2 बड़े धोखों के बाद, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बाद, ये उनके मुंह पे भी तमाचा है और हम इसको खुशामदीद कहते हैं। तो मैं समझता हूँ सेमीफाइनल भी जीते और फाइनल के अंदर अच्छा खूब जम के मुकाबला करें। जीत हार गेम में होती है, दे हैव परफॉर्म सो वेल, तो उसके बाद वापस आएंगे, टीमें खुद ब खुद आपकी वापस आएंगी। बिल्कुल, टीमें खुद ब खुद पाकिस्तान आएंगी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा का भी यही कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया ओवैस तौहीद साहब और सैयद हैदर साहब हमसे बात करने के लिए, और प्रोग्राम को आगे लेकर जाएंगे मजीद। और अब कुछ बात करेंगे एक अफसोसनाक वाक़े की जो पेश आया पाकिस्तान टेलीविज़न स्पोर्ट्स के ऊपर अब से कुछ दिन पहले, और अब बहुत ज़्यादा वो मामला जो है वो हाइप क्रिएट कर गया, और तमाम सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो इसी बारे में डिस्कशन होने लगी। और इस बारे में आज बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे उसमें से एक जो किरदार थे इस पूरे वाक़े के, जनाब डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नुमान साहब, वेलकम टू द शो। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ कि लोग महंगाई को, बिजली की कीमतों को, पेट्रोल की कीमतों को, चीनी की कीमतों को, ये सब चीज़ें भूल कर सिर्फ इस एक मामले के पीछे लग गए। वजाहत, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया, काफ़ी अरसे से मुझे ढूंढ रहे थे। बात बड़ी सिंपल सी है कि आपने खुद ही सवाल में जवाब दे दिया कि ऐसा क्या हो गया। शायद पॉलिटिकल टॉक शोज में इससे भी ज़्यादा वर्स होता है, लेकिन इससे पहले कि मैं इसकी कोई जस्टिफिकेशन दूं, क्योंकि उस एक्ट की कोई जस्टिफिकेशन बनती नहीं, जो ऑन एयर हुआ, जो दैट एब्रेशन कह सकते हैं, एक माइनर ट्रिपिंग कह सकते हैं, जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, वो नहीं होना चाहिए था। और आई पर्सनली फील के उसका मुझे गिल्ट है, एंड आई हैव बीन सस्पेंडेड फ्रॉम स्क्रीन, प्लस
मैंने पब्लिकली अपोलोजाइज किया फॉर दैट एक्ट एंड आई डोंट वांट टू बिकम अ रेपिटेटिव मशीन। उसका रिमोर्स, रिग्रेट, नदामत, वो सब कुछ रहेगा फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट। उसके पीछे क्या था? बहुत सारी स्टैकिंग थी। आपको अगर इधर बैठे बैठे क्या यका आपको क्या हॉल उठेगा कि आप कुछ कर बैठेंगे? कुछ बिल्डअप तो हो रहा होगा पीछे। लेकिन अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई दैट एक्ट, वो जस्टिफाई नहीं हो सकता। मैंने सेंटिमेंट्स पब्लिक के हर्ट किए, मैंने सेंटिमेंट्स जो हैं वो फॉरेनर्स आए हुए थे, एक डेकोरम था, शुएब को पर्सनली हर्ट किया। शुएब का मेरा 30 साल का वो एक ताल्लुक है, दोस्ती है। सो वो तो जहाँ तक उसकी अपॉलॉजीज हैं, वो तो मैंने बहुत दफ़ा कहा कि नॉट वंस बट अ मिलियंस टाइम्स, सो दैट इज नॉट जस्टिफाइबल। नाउ बहुत सारे लोग अपनी मेंटालिटी से सोचते हैं, उनका ये ख्याल है कि मैं अपोलोजेटिक शायद हफ्ते के बाद इसलिए हुआ कि मुझे कोई नौकरी के लाले पड़ गए। तो ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ कि आई एम नॉट द टाइप हु इज बॉदर्ड कि उसकी नौकरी रहती है नहीं रहती है। और जो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 30 साल का एक याराना है जो कहीं ना कहीं डेंट हुआ, जो पिछले 5-6 महीने से डेंट होता चले जा रहा था। कहीं ना कहीं कोई मिसट्रस्ट था, कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस हैं वहाँ पे डीमीन हो रहा था पीटीवी भी, शायद मैं भी डीमीन हो रहा था, टेकन फॉर ग्रांटेड हो रहा था। सो ये सारे वो फैक्टर्स थे जो एक स्टैक होते गए सबलिमिनली और कॉग्निटिवली। वो एक स्पर ऑफ द मोमेंट में जब उसका बिहेवियर इनिशियली काफ़ी कंडेंसेंडिंग था ऑन स्क्रीन, नाराज थे वो शायद सिटिंग अरेंजमेंट पे, कोई थोड़ा सा अजीब सा बिहेवियर था व्हेन वी केम ऑन स्क्रीन। हालांकि मैंने उनसे बात शुरू की, बट ये हुआ, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। आई रिग्रेट दैट, बट आई एम नॉट गोइंग टू फ्रेट ऑन इट, बट आई रिग्रेट, आई फील बैड। और दैट इज़ वाई मैंने बड़ा खुले दिल से अपॉलॉजीज मांगी, माफ़ी मांगी मैंने शुएब से भी फॉर हर्टिंग हिज सेंटिमेंट। एक चीज़ वजह क्लियर करना चाहूँगा, इफ़ यू कैन गिव मी फ्रैक्शन जी ऑफ जी अ सर बिल्कुल। सेकंड। सुपरस्टार, उनका सुपरस्टारडम कोई नहीं ले सकता, जो भी सुपरस्टार्स हैं। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वो प्रोफेशनल्स भी हैं, उनकी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस भी हैं, जिसका ताल्लुक सुपरस्टारडम से नहीं है, और वो इंसान भी हैं। और ये नहीं हो सकता कि वो इम्पेनेट्रेबल हैं और उनमें कोई गलतियां नहीं हो सकती, कोई कबाहतें नहीं हो सकती, कोई इश्यूज नहीं हो सकते। वो भी बहसियत इंसान उतने वल्नरेबल हैं जितने आप हैं और मैं हूँ। तो इन तीन चीज़ों को कंफ्यूज कर देना, और उसके बाद चाहे ऑर्केस्ट्रेटेड रिस्पॉन्स था, उसमें फिर सियासत भी हुई, फिर बहती गंगा में लोगों ने हाथ भी धोए। आपने देखा होगा कि आई जस्ट पुश माई सेल्फ अवे फॉर ऑलमोस्ट अ वीक, क्योंकि मुझे पता था ये इतनी इंस्टेंटली कैसे शुरू हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ। बट एट द एंड ऑफ द डे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, दैट्स बैड। और अभी आपने खुद कहा कि ये क्यों जो है इतनी बात हुई। बात इसलिए हुई कि वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान जीत रहा था, इंडिया से जीत के आया था, न्यूजीलैंड से जीता हुआ था, एवरी पेनी वाज इन द स्लॉट, ऑडियंस बहुत ज़्यादा थी और प्रोवोकेशन हुई, और ये उसकी वजह से इट ब्लू ऑफ। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आपकी और शुएब भाई की जो दोस्ती है वो बहुत पुरानी है और अभी की नहीं बल्कि ऑलमोस्ट 3 दिहाइयों पर मुश्तमिल है, और जिस रात ये अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ उसके अगले दिन मैंने आप दोनों के एक म्यूचुअल दोस्त शकील शेख साहब से भी रब्ता किया। वो इसी शो पर उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके के बहुत ही ज़बरदस्त ताल्लुकात आप दोनों के रहे हैं माजी के अंदर, और ऑब्वियसली हम सब चाहते भी हैं कि वो ताल्लुक जो है वो कायम रहे और हम एक मरतबा फिर आप लोगों को ऑन स्क्रीन साथ भी देखें और उसी दोस्ती के साथ देखें। कुछ रब्ता हुआ आप दोनों के दरमियान इस वाक़े के बाद कि किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के ज़रिए कि वो एक मरतबा फिर जो है वो पैचअप किया जाए किसी तरीके से? देखो, पैचिंग अप की बात होती है कि पहले तो मैंने एक चीज़ को रियलाइज़ करना था, वो मैंने किया, और जो मैंने करना था वो मैंने कर लिया, अपोलोजाइज़ किया, पब्लिकली अपोलोजाइज़ किया, ऑन एयर अपोलोजाइज़ किया। उसके बाद बहुत सारे हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं जिन्होंने शायद कोशिश भी की। अब ताली एक हाथ से बचती नहीं। बाकी मैंने अभी आपको क्लियर किया है कि प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस, प्रोफेशनल वायलेशंस अलहदा हैं, पर्सनल स्टारडम अलहदा है, पर्सनल रिलेशनशिप और कनेक्ट अलहदा है। शुएब अख्तर एक बहुत ही नफीस इंसान है, व्हेन इट कम्स टू हिज हार्ट बड़ा क्लीन हार्टेड है। 30 साल से मैं जानता हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन बढ़िया किस्म का वो बेटा है, बहुत ही अच्छा भाई है, बहुत ही अच्छा मामू चाचा है। सो एट द एंड ऑफ द डे बहुत अच्छा दोस्त भी है। ताल्लुकात जिस तरह आपके मेरे कई एब्रेजन्स आती हैं उस तरह आती हैं, मोमेंटरली डिवर्जेंस होती हैं। जिंदगी साइक्लिकल है, घूम घाम के आप एक ही जगह आ जाते हैं, दुनिया गोल है। सो
नदामत और रिमोर्स एक चीज है, और गलतियों से इंसान सीखता है और आगे बढ़ता है और जिंदगी चलती रहती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जब ये वाकया हुआ उस रात, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपनी ट्रांसमिशन के अंदर भी बिजी था, उसके बाद मुझे रात में मेरे एक फैमिली मेम्बर ने वीडियो जब दिखाई मुझे इस पूरे वाकये की, और उन्होंने मुझसे सवाल किया, तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा कि दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं, और दोनों की दोस्ती है, तो मे बी शायद ये कोई टीआरपी स्टंट हो। लेकिन वो फिर बाद में जब शोएब भाई ने भी बिल्कुल उसको क्लियर किया मामले को, आखिर ऐसा क्या हुआ ब्रेक के दौरान भी कि वो मामला जो है वो रफा दफा होने के बजाय मजीद बिगड़ गया? ब्रेक के दौरान मामला जो है वो रफा दफा हो गया था। विवियन रिचर्ड्स ने मेरे पे काम किया, हमें हक करवाया, गले मिलवाया, और राशिद लतीफ ने, अजहर, वो सारे उन्होंने सिचुएशन को डाइल्यूट करने की कोशिश की। हमने बाद में ये भी कहा ठीक है, शुएब सही थोड़ा सा परेशान था, मैं पेशेमान था, वो परेशान था कि यार ये बात जो है वायरल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमने डिसाइड किया कि हम, क्योंकि लेग पुलिंग करते रहते हैं, हम जाके उसी तरह शुरू करेंगे और बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। उसी तरह शुरू हुआ। अगर आपने सेकंड चंक देखा हो, पहले चंक में जो कंडेंसेंडिंग उसका एटीट्यूड था, जो अब्रप्टली उसने मुझे कहा कि आप यू सीम लॉस्ट, जो ट्रिगरिंग पॉइंट्स थे वो तो हुए, जो भी हादसा हुआ वो नहीं होना चाहिए था, डन, गलत हुआ, आई रिग्रेट दैट। उसके बाद सेकंड हाफ में अगर आपको याद हो, अगर आपने देखा हो, तो मैंने ही कहा था मैं कब से जानता हूँ, उसने कहा 29 साल से जानते हैं, हम अक्सर करते हैं। शुएब ने कहा कि आई कीप ऑन पुलिंग हिज लेग, जिस पे डेविड गावर ने कहा यस आई कैन सी अ वन लेग्ड होस्ट सिटिंग हियर। तो वो चीज सेटल हो रही थी, लेकिन उनके फोन पे मैसेजेस बहुत आ रहे थे, टेक्स्ट बहुत आ रहे थे, जिसमें मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि आई एम अ मैन हु बिलीव्स इन क्लिनिकली एविडेंस बैक्ड स्टेटमेंट्स। और लेकिन बहुत सारे मैसेजेस आए। अब आई डोंट नो क्या प्रोवोकेशन थी, क्या चेंज ऑफ हार्ट था। एक थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन, एक थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है कि वो शायद शुएब ने ये कहा है कि ब्रेक में उसने मुझे कहा था कि मैं अपोलोजाइज करूंगा, मैंने कहा था मैं करूंगा। ऐसी बात नहीं हुई थी। वी लॉक की जरूर बात हुई थी कि हम जो है वो बाद में एक वी लॉक कर लेंगे। मैंने उसको कहा था यू डोंट वरी। मैंने उसको एक मैसेज दिखाया था, उन साहब का मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो सोशल मीडिया के बड़े करता धरता है, वो ऑलरेडी मेरे अगेंस्ट एक ट्वीट कर चुके थे। तो मैंने कहा था कि यार मैं वल्नरेबल हूँ, तू तो वल्नरेबल नहीं है। इस तरह की बात हुई। उसने ऑन एयर आके फिर एकदम यकायक जब वो मैसेजिंग हो रही थी, टेक्सटिंग हो रही थी, क्योंकि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, खुद भी आप जर्नलिस्ट हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, आपको पता होगा बहुत सारों के लोगों के इंटरेस्ट होते हैं। अब मैं एक इंडिविजुअल नहीं हूँ, मैं पीटीवी को रिप्रेजेंट भी कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट्स में भी रिप्रेजेंट कर रहा था। फिर ऑब्वियसली हमारे पॉलिटिकल एंगल्स भी होते हैं, गवर्नमेंट सर्विस है, स्टेट ब्रॉडकास्ट है, आधे सज्जन होते हैं, तो मेजोरिटी जो है वो आपको पुल डाउन कर रहे होते हैं। तो उसके बाद उसने सडनली कहा कि अपोलोजाइज टू मी। उस वक्त वजाहत में क्लियर कर दूं, मेरे में कोई ईगो नहीं थी, बट उस चीज का एक प्रेशर तो आ गया हुआ था। एक इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने, इतने बड़े लेजेंड्स के सामने एक चीज हुई थी, एंड ऑब्वियसली मोमेंटरी रिएक्शन के बाद सैनिटी ने तो प्रिवेल करना है ना। तो आई हैड रियलाइज्ड कि एक चीज ये गलत हुई है, जिस पर उसने कहा अपोलोजाइज करो, तो मैंने कहा इट्स ओके शोएब। सो वो शायद मैं 2 लफ्ज बोल देता तो जो भी बैक एंडेड इश्यूज थे वो सारे सॉल्व हो जाते। वो उस वक्त हुआ नहीं, दैट मोमेंट वाज लॉस्ट। और उसके बाद आपने देखा कि क्या हंगामा हुआ, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो कुछ हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था। उसके बाद एक पीटीवी ने तहकीकाती कमेटी कायम की, और आपको भी और शोएब भाई को भी दोनों को ऑफ एयर कर दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ शोएब अख्तर को एक हरजाने का नोटिस भेजा गया, और एक ठीक ठाक एक हेफ्टी अमाउंट है करोड़ों के अंदर, जो कि उनसे डिमांड किया गया है। लोगों का कहना है कि शायद उसके अंदर भी आपका हाथ है, क्या कहेंगे इस बारे में? यार बात सुने, लोगों ने तो मुझे डंगर डॉक्टर भी कह दिया, भूल गए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पीएचडी, केबल कॉलेज ऑक्सफोर्ड का पोस्ट डॉक्टरेट, भूल गए फेलोशिप्स रॉयल कॉलेजेस आयरलैंड, एडिनबरा, ग्लासगो एंड लंदन। ठीक है, 30 साल का मेरा जो है वही भूल गए, जो कंट्रीब्यूशन है तो विद पाकिस्तान क्रिकेट, फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, जर्नलिज्म में, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में, सिविल अवार्ड्स हैं, वो सारे भूल गए। तो वो तो मैंने आपको कहा है ना कि ब्लाइंडेड थे, बिकॉज दैट वाज द हेट अगेंस्ट मी। और वो हेट कुछ का जो ऑर्केस्ट्रेटेड था, कुछ ने बहती गंगा में हाथ धोने थे, कुछ के जेन्युइन सेंटिमेंट हर्ट हुए थे। एज फार आई एम कंसर्न, मैं कमेटी के सामने पेश हुआ, बिकॉज आई एम परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ मैं, मेरे पे वो रूल्स लगते हैं। मैंने अपना स्टेटमेंट भी दी, मैंने अपना क्वेश्चन आंसर्स के जो सेशंस थे इंक्वायरी के सामने वो भी बता दिए। उसके बाद
इट इज अप टू द पीटीवी मैनेजमेंट। शुएब अख्तर का कॉन्ट्रैक्ट पीटीवी स्पोर्ट्स के साथ नहीं है। शुएब अख्तर का कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्लूसिविटी वो पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ है। और मैं जो हूँ बहैसियत डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड सिंडिकेशन देख रहा था एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। और मेरा ताल्लुक ना एचआर से है, ना एडमिनिस्ट्रेशन से है, ना सीनियर मैनेजमेंट से है। उन्होंने क्या डिसीजन लिया है, क्यों लिया, और लोग इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। इस इंसिडेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इस इंसिडेंट की तहकीकाती कमेटी, इंक्वायरी कमेटी है जिसमें शायद शुएब पेश नहीं हुए और वो उनके अपने रीजंस होंगे। लेकिन जहां तक ये नोटिस है, जो मुझे उतना ही पता है जितना आपको पता है, वो वायलेशंस पे है और वो एब्सेंसेस पे है और वो कॉन्ट्रेक्चुअल ब्रीचेस पे है, जिसपे इतना बड़ा टूर्नामेंट जिसमें एक इन्वेस्टमेंट हुई थी पीटीवी की, उस पे उनको इन्फ्लिक्शंस आई हैं और ये इशू है। एज फार आई एम कंसर्न तोहमत बहतानबाजी ही हो रही है और हो क्या रहा है। मेरा ना इससे कोई ताल्लुक है और ना मैं इस पर बात करना पसंद करूँगा। सारे ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स हैं। और डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ऑब्वियसली अभी आपने पब्लिक रिएक्शन की बात की और अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया के ऊपर लोगों का कंट्रोल नहीं है और जिसका जो दिल करता है वो लिख भी देता है, और अक्सर ना सिर्फ आप पे बल्कि बहुत सारे लोगों पे बशमूल मेरे अक्सर ट्वीट करने के बाद जो है वो लोगों के बहुत ही अजीबो-गरीब किस्म के कमेंट्स भी आ रहे होते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को इस पूरे मामले के ऊपर? यार बात बड़ी सिंपल सी है। आई एम अ मैन इनफ, 52 साल का मैं हूँ, मेरे से प्रॉब्लम था ना, मैंने सेंटिमेंट्स हर्ट किए थे, तो मुझे जो कहना आप कह लो, लेकिन उसमें भी अशरफुल मखलूकात होने का सबूत जरूर देना चाहिए कि आप जो है बिलो द बेल्ट नहीं जाते, आप पर्सनलाइज नहीं होते, हवा में करेक्टर असैसिनेशन नहीं करते, जजमेंटल नहीं होते, ना आपको खबर है पता नहीं मेरे 5 ओहदे पीटीवी में कब थे और कहाँ से आ गए, और इस किस्म की बातें। मेरी सैलरी जो है वो एक वही सैलरी है जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर को मेरे रैंक के मिलती है, दैट्स इट। चाहे मैं 5 जगह पे काम करूं चाहे 10 पे करूं, मुझे कोई एडिशनल फैसिलिटी नहीं मिलनी। और उसके बाद मेरी फैमिली को ड्रैग करना मेरी फेसबुक से, अब ये भी कितनी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि मेरी बेटी की तस्वीर उठा के और उसमें कमेंट्स करना। 87 साल के मेरे वालिद साहब, मेरा ना कसूर है ना उनका कसूर था कि रिटायर्ड एज ए लेफ्टिनेंट जनरल एंड ही वाज ऑफ हिज टाइम्स अ वेरी पावरफुल मैन। अब 87 ईयर्स के ही सर्वाइविंग, जिस तरह वो एज बेस्ट सर्वाइव कर सकते हैं, ना उनकी प्रेजेंट पैराडाइम्स में कोई रेलेवेंस है, और उस पर उनको तशनगी, उनको तंग करना, उनको परेशान करना, पेशमान करना, तो ये रिफ्लेक्ट आप पे और मेरे पे वजाहत नहीं करता। ये जिस किस्म की आप बात करते हैं ये आपका ब्लड है, और जिस किस्म की आप बात करते हैं ये आपकी वजह है, या ये आपकी कमी है, या आपका गुस्सा है, या आपके मिसिंग लिंक्स हैं। और ये जो सोशल डिनाइग्रेशन है, डीजेनरेशन है, ये आज मेरे साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है, कल ये जो लोग कर रहे हैं इनके साथ भी होगा, क्योंकि ये जो जिंदगी है ये आपको हर मकाम हर जगह दिखाती है, और यहीं पे आपके साथ बहुत सारे स्कोर्स खुद ही कुदरत सेटल कर देती है। आई विश देम ऑल द बेस्ट। मैं उनके लिए अभी अच्छा ही सोचूंगा कि हम इस सोशल मॉरल डीजनरेशन, डिग्रेडेशन को किसी तरह रोकें, रिस्क मिटिगेशन करें, और थोड़ी सैनिटी हमें प्रिवेल होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म आपने भी किया है मेरे मुझे, लेकिन उस अल्फाज जो हैं उनका चुनाव होना चाहिए। मैंने जो हरकत की ऑन एयर, मैं कितनी मेरे 30 ईयर्स के बाद ये चीज़ हुई, पब्लिकली मैंने उस चीज़ को जो है वो माना है, और मानना भी था, मैंने कोई कमाल नहीं किया क्योंकि वो गलती थी। सो इट वाज बियॉन्ड मी, और मैंने अगर किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया तो उसके लिए माजरत की है, इंक्लूडिंग शुएब। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस और फॉर शेयरिंग योर साइड ऑफ द स्टोरी। और आपने सुना डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब को, उन्होंने बताया कि पूरे इस मामले के पीछे जो है वो क्या वजूहात थी, और उन्होंने इस पूरे मामले के ऊपर जो है वो अपनी शर्मिंदगी और निदामत, और उन्होंने एक अपॉलॉजी भी ऑफ़र की है शुएब अख्तर को भी और एज अ नेशन भी तमाम लोगों को जिनके सेंटिमेंट्स जो हैं वो उस दिन अनफॉर्चुनेट वाक़े से हर्ट हुए। और कल भी हम मज़ीद कुछ बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, और कल पहला सेमीफाइनल भी खेला जाएगा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान, और उसके ऊपर भी एनालिसिस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट शो। अल्लाह हाफ़िज़।